एक घर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी का नाम नंदिनी था। वो बहुत गोरी और खूबसूरत थी और उसकी थी एक बेटी जिसका नाम था स्वाति। देवरानी का नाम कीर्ति था। हालांकि वो सांवली थी, उसके चेहरे पर एक तरह का आकर्षण था। वो घमंडी नहीं थी और मिलनसार थी। उसका चिंटू नाम का एक बेटा था। बड़ी बहू गोरी होने के कारण कभी कोई काम नहीं करती थी और बड़े घमंड से रहती थी। सब कुछ सबसे छोटी बहू कीर्ति ही संभालती थी। नंदिनी बस हमेशा खुद को सजा कर रखती थी और बड़ी मॉडर्न बनकर रहती थी। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन नंदिनी के पति ने आकर ऐसे कहा, नंदिनी, आईने के सामने बैठकर हमेशा मेकअप करने की बजाय कीर्ति के साथ काम में मदद क्यों नहीं करती? बेचारी, वो हर समय अकेली लगी रहती है। अरे, वो दिखने में अच्छी नहीं है ना, तो वो चाहे जितना भी काम करे वैसी ही रहेगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन मैं कितनी गोरी और खूबसूरत हूँ। मुझे अपनी सुंदरता को संभाल कर रखने की जरूरत है। यही वजह है कि मैं कोई काम नहीं करती। अपनी बकवास बंद करो और अपने बुरे आइडियाज को भी। तुम जो कर रही हो उसका ना तो कोई फायदा है और ना ही लाभ। क्रीम और पाउडर खरीद कर तुम पैसा जरूर बर्बाद किए जा रही हो, समझी? नंदिनी ने विषय बदल दिया। मुझे लगता है कि आप अपने बिजनेस के काम से शहर जा रहे थे। आपका भाई आपका इंतजार कर रहा होगा ना, जल्दी जाओ। जब भी मैं तुमको आकर कुछ बताना चाहता हूँ, तुम विषय को बदल देती हो। जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया। वैसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वो सुबह बिस्तर से उठी और बाहर आई। तब तक कीर्ति घर की सफाई कर चुकी थी और चलते हुए उसके सामने आ गई। नंदिनी को उसे देखकर गुस्सा आ गया। अरे तुम, क्या मैंने तुमसे कई बार नहीं कहा है कि मेरे सामने मत आना? तुम्हें सुबह सुबह देखना पड़ा। छी, आज मेरा क्या होगा पता नहीं। शुरुआत ही खराब कर दी तुमने। दीदी, तुम मुझसे चिड़ी क्यों रहती हो? हर समय क्यों डांटती रहती हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे सामने आना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब भी मैं तुम्हारा कोयला चेहरा देखती हूँ तो मुझे घिन आती है। बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो तुम? वो चिल्लाने लगी। फिर कीर्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके बेटे चिंटू ने अपनी माँ को देखा। ऐसे क्यों माँ? जब चाची तुमको बुरा कह रही है तो तुम चुप क्यों रहती हो? तुम भी उसे जवाब क्यों नहीं देती हो? हाँ? फिर कीर्ति ने अपने बेटे से कहा, आंटी को अकल दिलाना चाहूँ तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पापा चाचा अलग हो जाएंगे जो नहीं होना चाहिए। दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, इसलिए मैं इस मूर्खतापूर्ण लड़ाई के कारण उन्हें अलग नहीं करना चाहती। यही वजह है मैं उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हमेशा चुपचाप लगी रहती हूँ। उसने ऐसे कहा। उन शब्दों को सुनकर चिंटू को अपनी माँ का अच्छा स्वभाव समझ में आ गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन स्वाति और चिंटू आंगन में खेल रहे थे। नंदिनी ने देखा उसे ये पसंद नहीं आया तो उसने तुरंत स्वाति को अंदर बुलाया। स्वाति, अंदर आओ। तुरंत स्वाति चिंटू को छोड़कर अपनी माँ के पास आकर बोली, क्या हुआ माँ? क्यों बुलाया? सुनो, तुमको खेलना है तो बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलो, मगर चिंटू के साथ नहीं खेलोगी। क्यों? ऐसा क्यों माँ? क्या तुमने चिंटू और उसकी माँ को देखा है? वे कितने काले हैं। अगर तुम उनके साथ खेलोगी और उनके साथ खाओगी तो तुम भी कोयले की तरह काली हो जाओगी। इसलिए कह रही हूँ, आओ साथ में जाएंगे ब्यूटी पार्लर, तुमको हेयर कट करा कर दूंगी। उसने ऐसी बहुत सी बातें कही और उतनी छोटी सी उम्र में ही उसे खुद को सजाने की ट्रेनिंग दे डाली। नंदिनी बहुत पैसा खर्च करने लगी। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। एक दिन टीवी पर गांव में एक सौंदर्य प्रतियोगिता का विज्ञापन घोषित किया गया। सुनकर नंदिनी, वाह, मैं इस प्रतियोगिता के बारे में कई दिनों से सोच रही थी। इस प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार जीतना ही होगा। मुझे कुछ और सौंदर्य प्रसाधन मिलेंगे और मैं खुद को और सजाऊंगी। हाँ। उसने सोचा। उधर चिंटू भी अपनी माँ के पास गया। माँ, हमारे गांव में एक सौंदर्य प्रतियोगिता है और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें भाग लो। मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। प्लीज माँ, मेरे लिए ये एक काम तो करो ना।
वो उससे बार बार कहने लगा। जब वो ऐसे कहने लगा तो वो उसे ना नहीं कह सकी और प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हो गई। अगले दिन सुबह नंदिनी को इस बात का पता चला और वो कीर्ति के पास आकर, अरे तुम सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले रही हो? हाँ? नहीं दीदी, प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं ले रही हूँ, बल्कि चिंटू मुझसे जिद कर रहा है, बस इसलिए। इच्छाओं की एक सीमा होनी चाहिए, नहीं क्या? खैर, खबरदार, तुम्हारी खूबसूरती देखकर जज वहां से भाग न जाए कभी। लेकिन कीर्ति ने उसकी बातों को तवज्जो नहीं दी, तो दोनों मुकाबले के लिए तैयारी करने लगी। कीर्ति ने किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने चेहरे पर सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स ही लगाए। प्रतियोगिता का दिन आ गया। कई महिलाएं मॉडल्स की तरह तैयार हुईं और आगे आईं। कुछ ने तो मॉडल की तरह कपड़े पहने और कैट वॉकिंग करने लगी। नंदिनी ने भी मॉडर्न ड्रेस पहनकर भाग लिया। आखिर में कीर्ति ने एक पारंपरिक साड़ी पहनी और एक भारतीय महिला की तरह पारंपरिक रूप से ही चली। फिर हर कोई रिजल्ट जानने के लिए बेताब था। कुछ देर बाद निर्णायक आकर बोले, इस प्रतियोगिता की विजेता है कीर्ति। उसने पारंपरिक तरीके से कपड़े पहने और प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने हमें एहसास दिलाया कि मेकअप सुंदरता नहीं है, बल्कि कुछ परंपराओं का पालन करना है असली सुंदरता। इसलिए कमेटी ने उन्हें विजेता बनाने का फैसला किया है। उन्होंने उसे बुलाया और उपहार दिया। इससे कीर्ति और चिंटू बड़े खुश हुए। जब नंदिनी को पता चला कि कीर्ति जीत गई और वो हार गई, तो उसे बहुत ईर्ष्या हुई। तब कीर्ति नंदिनी के पास अपना प्राइज लेकर आई। दीदी, ये तुम्हारे लिए है। तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखती हो, इसलिए मैं ये उपहार तुमको समर्पित कर रही हूँ। तब नंदिनी कीर्ति के स्वभाव को समझी। किसी व्यक्ति के लिए रंग और सुंदरता उतनी अहमियत नहीं रखती, इससे ज्यादा जरूरी है अच्छा स्वभाव। इसके बाद मैं दूसरों को कभी अपने से कम नहीं आंकूंगी। उस दिन से उसने अपना रवैया बदल लिया और नंदिनी अपनी देवरानी के साथ अच्छे से रहने लगी। वामसी और लता एक विवाहित जोड़ा एक दूसरे के साथ प्यार और स्नेह के साथ रहते हैं। इसी तरह वामसी का दोस्त रमेश और उसकी पत्नी स्वाति भी दिन गुजारते रहते हैं। और एक दिन वामसी अपनी पत्नी से कहता है, लता, तुम बहुत बदल गई हो। तुम अपनी सुंदरता का ख्याल रखने की बजाय मुझ पर ध्यान देती हो। ये देखकर आजकल मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं पहले भी ऐसी ही थी, बस अपनी सुंदरता का ख्याल करती थी। अब ऐसा नहीं है, मैंने अपनी सुंदरता की परवाह करना बंद कर दिया। अगर तुम हमेशा ऐसी ही बनी रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर लता के दिमाग में कुछ आया। हाँ, अच्छा सुनो, मैं तुमको कुछ बताना भूल गई। अगर मैं फिर से गोरी हो जाती हूँ तो मैंने भगवान से कसम खाई थी कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। उनकी कृपा से मैं फिर गोरी हो गई हूँ। प्लीज हम कल मंदिर जाएंगे। वामसी ने जो किया था उस घटना को याद करके वो हंसने लगा। ये देखकर, अरे तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात हो गई? वामसी सोचता है कि उसे उससे सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। लता, पहले तो मुझे माफ करो। तुम में बदलाव लाने के लिए तुमने जो दूध पिया था उसमें मैंने एक दवा मिला दी थी जिससे तुम काली हो जाओ। इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हारा रंग काला पड़ गया। एक बार जब दवा का असर खत्म हो गया तो तुम वापस गोरे रंग की हो गई। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ ऐसा तुम में बदलाव लाने के लिए किया। इसमें भगवान का चमत्कार कुछ भी नहीं था। ये सुनकर लता भी वामसी के साथ हंस पड़ती है। तो ये तुम्हारा काम था? हद हो गई, लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। दोनों हंस पड़े। कुछ दिनों का समय बीत जाता है। एक दिन वामसी अपने दोस्त रमेश के घर उससे मिलने जाता है। अरे वामसी, अंदर आओ। तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया। कैसे हो तुम? मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम भला चंगा हूँ। तभी रमेश की पत्नी स्वाति वहाँ आती है। भैया, आपकी बीवी में कोई बदलाव आया या वो पहले जैसी ही है? वामसी खुश होकर कहता है, अब तो वो पूरी तरह से बदल गई है भाभी। क्रेडिट आपको जाता है। अब उसे अपनी खूबसूरती से ज्यादा मेरा ज्यादा ख्याल रखने की परवाह है। मैं इसके बारे में ही आपको बताने आया। वामसी ये कहकर अपने घर चला जाता है।
कुछ दिनों के बाद एक दिन लता खरीदारी के लिए जा रही होती है। वो अपनी पुरानी दोस्त प्रिया को देखती है। ए प्रिया, कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए, कैसी हो? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। तू कैसी है बता ना। मैं भी भली चंगी हूँ। तुम तो अच्छी ही रहोगी लता। तुम हमारे कॉलेज की ब्यूटी नहीं कहलाती थी क्या? अभी भी याद है। अब वो समय नहीं रहा यार। अब मैं इस पर इतना ध्यान नहीं देती। ये कैसे पॉसिबल है? क्या कोई इस तरह ख्याल रखना छोड़ता है? कभी भी इसे निग्लेक्ट नहीं करना, हमेशा बना कर ही रखना। मुझे तुमको एक और जानकारी देनी थी। अगले महीने के अंत में सौंदर्य प्रतियोगिता होने वाली। फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए है। मुझे तो लगता है यदि तुम ट्राई करो तो 100% है कि तुमको मिलेगा पुरस्कार। एक बार सोच लो। अब मुझे जरा कुछ जरूरी काम पर जाना है। लता को उलझन में डालकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। लता इसके बारे में सोचने लगती है। लता को समझ नहीं आ रहा था कि प्रतियोगिता के लिए क्या करे। कुछ समय बाद वो एक निर्णय पर आती है। एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। मेरे पास सुंदरता है, अगर मैं अभी इसका उपयोग नहीं करती तो कब करूंगी? हाँ, मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगी। उस निर्णय के साथ वो एक शॉपिंग मॉल में जाती है और विभिन्न प्रकार की क्रीम और पाउडर खरीद लेती है। वो उन्हें आईने के सामने रखती है। वामसी देखकर, लता, ये सब क्या है? ये फिर से कहाँ से आ गए? मैंने ही खरीदी है ये सब चीजें। तुम उन्हें इतना पैसा खर्च करके क्यों ले आई? लता वामसी को विस्तार से समझाती है। वामसी ये सुनकर फिर से चौंक जाता है। ऐसी बातें ना करो लता, प्लीज। मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझे इस मामले में डिस्करेज न करो। मैं इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। लता वामसी की परवाह किए बिना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से स्थिति पहले जैसी हो जाती है। लता हमेशा आईने के सामने बैठी रहती है और अपना ग्लैमर बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करती रहती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, लता को घर के कामों की परवाह नहीं रहती, बल्कि वामसी उन्हें करता है। लता ने वामसी की भी देखभाल करना एकदम बंद कर दिया। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, तो वामसी रमेश के घर भागता है और उन्हें लता के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर स्वाति, भैया, जैसे पहले मैंने बताया था ना, प्लीज वही दवा दूध में मिलाकर पिला दो, ये ठीक रहेगा। अब ये काम नहीं करेगा। ये सोचकर कि वो बदल गई है, मैंने उसे सच बता दिया था। अब वो जो भी खाती है बहुत सोच समझकर। कोई और आइडिया? उसके ऐसे कहने पर स्वाति, अरे रे, ये क्या किया भैया? अब हम कुछ नहीं कर सकते, केवल भगवान ही बचा सकते हैं अब तो। उसकी बात सुनकर वामसी और भी टेंशन में आ जाता है। वो वहां से निकलकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में वो एक मंदिर जाता है और भगवान से अपनी पत्नी को बदलने की प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान वामसी के सामने प्रकट होते हैं। हे भगवान, आप मेरी समस्या के बारे में जानते हैं ना, तो आप कोई रास्ता दिखाओ और मेरी पत्नी से उसकी सुंदरता वापस ले लो। लेकिन तुमने तो खुद ही एक खूबसूरत पत्नी मांगी थी, मुझसे भूल गए? अब मुझे एहसास हुआ भगवान, मुझे एक सुंदर पत्नी नहीं, एक समझदार और प्यार करने वाली पत्नी चाहिए। दुखी होकर कहता है। तब देवता, क्योंकि तुम्हारी पत्नी अत्यधिक सुंदर है, वो ऐसा व्यवहार कर रही है, इसलिए मैं उसकी सुंदरता को थोड़ा कम कर दूंगा। ये कहने के बाद भगवान गायब हो जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। लता के चेहरे पर पिंपल्स हो आते हैं और साथ ही काले धब्बे भी। उन्हें देखकर लता चौंक जाती है। अय्यो, ये क्या है? 2 दिन से मेरा चेहरा ऐसे बदल क्यों रहा है? मुझे लगता है कि बहुत सारी क्रीम लगाकर मैंने अपना चेहरा खराब कर लिया है। बेवजह मैंने प्रिया की बात सुनी और बेवजह की बात में पड़ी। मैंने वामसी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। छी, अगर मैं इस चेहरे के साथ बाहर जाऊं तो लोग नाक भाव से कोड़ेंगे, थूकेंगे। अच्छा होगा अगर मैं सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के विचार को ही छोड़ दूं। लता सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने ख्याल को छोड़ देती है। वो सारी क्रीमें कूड़ेदान में फेंक देती है। वो घर के कामों में मन लगाती है और फिर से वामसी से प्यार से बात करने लगती है। ये देखकर वामसी लता में बदलाव आने पर खुशी महसूस करता है।
उसके बाद अगले कई वर्षों तक लता और वामसी खुशी खुशी रहते हैं।